हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुजरात रजिस्ट्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने छोटी क्लासेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था और उससे छोटी क्लास में आपने जो पढ़ा था उसमें केवल पेयर में नहीं पढ़ी थी इक्वेशंस, केवल एक ही इक्वेशन आपको दी रहती थी जो किस फॉर्म की होती थी, जो कुछ इस तरीके की होती थी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास केवल वन वेरिएबल रहता था। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल दिए होंगे। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हमारे पास दिए हुए हैं जिसमें हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और दूसरी बात क्या होगी, इसमें जो इक्वेशन होगी वो दो वेरिएबल में तो होगी, साथ में किस में होगी, पेयर में भी होगी। दो इक्वेशन हमें पेयर में दी होगी, जैसे यहाँ पे लिखा भी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर में दी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Two linear equation in the same two variable are said to be pair of linear equation in two variable। कोई भी लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगी, जब वो पेयर में तो हो ही हो, साथ में उनके जो वेरिएबल हो वो भी सेम हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन में जो इनके पास वेरिएबल है ये दोनों सेम अगर हैं तो वो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे होना क्या चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए और सेम वेरिएबल होने चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल ना हो। यानी ऐसा ना हो कि ये x की जगह यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में p और y की जगह यहाँ पे q पुट कर दिया जाए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों के वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने की कंडीशन क्या है कि दोनों के लिए जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। वेरिएबल अगर सेम है उसके बाद ये पेयर में होनी चाहिए, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाती है। तो यही लिखिए, लिखा हुआ है टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे नॉर्मल बात थी, समझ लिया कि इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें सेम वेरिएबल होने चाहिए और दो वेरिएबल होने चाहिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाती है। अब इनको सॉल्व करने के जो मेथड है, इसमें बेसिकली दो मेथड हमारे पास रहते हैं, जिसमें पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड में हम किसी भी इक्वेशन का, जैसे हम प्लॉट करते थे ग्राफ, किसी भी इक्वेशन का, मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन रहती थी, कोई हमारे पास वन वेरिएबल में हमारे पास क्या रहता था कि भाई हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, 2x1 मान लो इसे, और यहाँ पे रहता था कि 3x2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन रह गई थी, इनका हम ग्राफ प्लॉट करते थे। तो ग्राफ प्लॉट करके हम क्या करते थे कि x1 और y1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते थे, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ में कुछ इस तरीके से हम फाइंड करते थे इसकी इक्वेशन, और यहाँ से ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर देते थे। तो लेकिन यहाँ पे भी हमें वही करना है सेम, पर इसको ग्राफिकल मेथड से करने के लिए भी इसके पास तीन कंडीशन होती है, वो हम आगे नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इनके देख लेते हैं क्या क्या मेथड रहते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, जिसमें हमें ग्राफ प्लॉट करके इसकी वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट करना होगा। दूसरा हमारे पास क्या रहता है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन मेथड होते हैं, जिसमें होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 दे रखी है, और यहाँ पे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये हमारे पास कोई दो इक्वेशन दी हुई है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें से x में से सब्स्टिट्यूशन मेथड में से कोई भी x की या y की वैल्यू फाउंड आउट करके इस दूसरी इक्वेशन में पुट आउट कर देते हैं। तो मान लिया हमने फर्स्ट x की वैल्यू निकाली, तो उसे y में पुट करके उसको सॉल्व कर देते थे, तो वहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। एलिमिनेशन मेथड में हम जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे कि किसी दो वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू सेम बना के उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो वहां से वो कैंसिल आउट हो जाता था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक नया मेथड है जो आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया होगा, आपने पढ़ा भी नहीं है, तो इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन इनका फाइंड आउट करते हैं तो उसमें भी दो कंडीशन बनती है कि कौन से कैसे सॉल्यूशन यहाँ बनेंगे।
कंसिस्टेंट बनेंगे या इनकंसिस्टेंट बनेंगे। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो कहलाएंगे जिनके पास कोई एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन होगा या एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो उनके पास अगर है, तो हमारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी अगर कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उनके पास एक्स और वाई की वैल्यू कम से कम एक वैल्यू है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट वन वैल्यू होनी चाहिए, तो वहां पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। यानी अगर उनके पास कोई एक सॉल्यूशन है कम से कम, तो वहां पे हमारे क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएंगे। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या कहेंगे, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब कहलाएगी, जब उनके पास क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। अब हम आगे डिस्कस क्या करेंगे, इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि कौन सी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है, ये पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन रहती है जो हम इसी इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको समझते हैं। चलिए पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो चलिए मैंने इसको रब कर दिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसके कैसे सॉल्यूशन रहने वाले हैं, कंसिस्टेंट रहेंगे या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा। इसको चेक करने के लिए हमें कुछ हमारे पास मेथड दिए हुए हैं, तो उसको समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या रहता था कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म रहती थी इक्वेशन की, वो क्या रहती थी, जनरल फॉर्म हमारे पास जो रहती थी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल में जो हमारे पास जनरल इक्वेशन रहती थी वो क्या रहती थी हमारे पास, वो हमारे पास रहती थी कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास रहती थी क्या, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। तो हमने बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब वो कहलाएगी, जब उनके जो कोएफिशिएंट तो अलग अलग हो, या फिर लेकिन जो इनके वेरिएबल हो वो सेम हो और वो पेयर में हो, तो हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहलाएगी पेयर में। ठीक, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड बताए थे, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेम केस था कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके ग्राफ में प्लॉट कर दो, और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमें कैसे पता लगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है। तो वहां पे हमें डिस्कस करने के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट केस दिए हुए रहते हैं। तो केस क्या है हमारे पास, जो केस फर्स्ट है हमारे पास, जो केस फर्स्ट है, इसमें क्या होगा कि अगर हम क्या कर दें, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लें, यानी कोएफिशिएंट यानी फर्स्ट एक्स का और वाई की जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो ले लें। तो रेशियो कैसे लेंगे, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। मान लो सपोज कर लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लो हमारे पास इक्वेशन अगर हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो गए हमारे पास 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम अगर इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट का रेशियो हम इस तरीके से लें, तो अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया a1 हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया इसका a1, तो हमारे पास ये 2 हो गया, और x का जो a2 है वो हो गया 4 इज इक्वल टू b1 हमारे पास 3 हो गया, और b2 हमारे पास 8 हो गया। b1 हमारे पास 3, b2 हमारे पास 8, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 बच गया। तो यहाँ पे जो मेन इसका बना 1/2 इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पे 1/2 3/8 के इक्वल तो है, तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो अगर कंडीशन क्या बने कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे कंडीशन ये हुई, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन। अगर हमारे पास क्या कंडीशन बनी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन हम इस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है
तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन उस कंडीशन में क्या होगा, उस इन इक्वेशन के पास केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या उसे कह सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों होगा, ओनली वन सॉल्यूशन इसका इसलिए होगा क्योंकि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। चलो देख लेते हैं इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी ये है, उसके लिए हम जनरल जो हम केस करते थे, बॉक्स बना के इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये x ये y। तो पहले हमने अगर x को y को 0 रखा तो y 0 हो गया, तो x यहां से 0 आ गया। y को 0 रखा तो x यहां से 0 आ गया। और अगर x को 0 रखा तो y 0 आ गया। ठीक है। और दूसरा केस क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन में x और y हो गया। अगर हम x को 0 रख रहे हैं तो y यहां से हमारा 0 आ जाएगा, और अगर y को 0 रख रहे हैं तो x यहां से 0 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 होगा, ये यहीं पे आ गया केस, दोनों केस उसके वैसे हो गए। और दूसरी इक्वेशन के साथ भी यहीं पे वो केस आ रहा है। तो यानी एक इक्वेशन जो हमारी इस तरीके से 0 से पास होगी और दूसरी भी हमारी यहाँ पे 0 से पास होगी। दोनों इक्वेशन हमारी 0 से पास होगी। तो यानी इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यानी अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास जो बन रही है, जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, अब ये जो इक्वेशन मैंने ली है इसका सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि यही बन के आएगा, क्योंकि इसके 0 0 को बन के हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर हम इसको कुछ और तरीके से कुछ और वैल्यू रख के करते तो भी इसको वैल्यू 0 आनी थी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कोई मैंने पर्टिकुलर फिक्स सही इक्वेशन नहीं ली है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने अपने तरीके से लिखी है, अपने हिसाब से बनाई है यहाँ पे। तो इसका जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन सही बैठे, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए अपने तरफ से ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है। तो इसको ऐसा जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे मैं स्टैंडर्ड जो इक्वेशन बनी हुई है उनका सॉल्यूशन लूंगा, तो वहां पे सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो मेन पर्पज यहाँ पे क्या रहा हमारे पास समझने का, मेन पर्पज हमारा जो रहा वो ये रहा कि अगर इसका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनेगा, तो अगर ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा, और वहां पे ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा, जो ग्राफ लाइन होगी, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पे मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पे मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा, क्योंकि जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन वहां पे बनाएंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो मीट करेगी। अगर एक ही पॉइंट पे मीट करे तो वहां पे एक सॉल्यूशन बनेगा। और किसी भी इक्वेशन के पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। तो ये पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अगर हमारा जो केस फर्स्ट था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ओनली वन सॉल्यूशन भी से कह सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे, इन दोनों इक्वेशन होगा, और क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। जो सेकंड केस हमारे पास आता है वो क्या है, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड जो हमारे पास होगा वहां पे हमारे पास क्या करेंगे हम, जैसे मान लिया हमारे पास केस सेकंड में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x प्लस 3y, अच्छा चलो ये ले लिए थे हमने, ये हम लेंगे यहाँ पे 4x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और दूसरा हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 8x प्लस 16y
प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन, ये दो क्वेश्चन दे दिया हमारे पास। अब अगर सेकंड केस हमारे पास क्या कहता है, अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, यानी अगर ये तीनों आपस में तीनों का रेशियो अगर ले लें और वो दोनों इक्वल आ रहा है, अगर वो दोनों रेशियो इक्वल आ रहा है तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगी, तो देखे कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दी है हमारे पास 4/8 इज इक्वल टू 8/16 इज इक्वल टू 9/18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 8। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस बन गया कि तीनों जो हमारी कोएफिशिएंट का रेशियो हमने लिया, ये दोनों तीनों इक्वल आ रहे हैं, कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे तीनों का रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का जो रेशियो तीनों आपस में इक्वल आ रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि तीनों का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो वहां पे जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है वो बनता है हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो ग्राफ जो इसका जाएगा वो क्या जाएगा, एक लाइन अगर हमारी ऐसी गई तो दूसरी भी इसी के ऊपर जस्ट इसके कौन साइड चलेगी, इसके कौन साइड चलेगी। इसके कौन साइड चलने का मतलब इसके हर एक पॉइंट को वो टच करती हुई जाएगी, और हर एक पॉइंट पे अगर टच करेगी तो हर एक पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलेगा तो ये लाइन तो इनफाइनाइट टाइम तक से लेके आगे, तो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी तो वो भी इनफाइनाइट टाइम तक सॉल्यूशन लेता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम पे इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो यानी जो इस ऐसी कंडीशन में क्या सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनेगा, है ना। और इसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, कब कैसे बनेगा, इसको क्या देंगे, कोइंसाइड से कहते हैं, कोइंसिडेंट कह सकते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट का केस बन जाएगा हमारे पास, कोइंसाइड का केस। ठीक, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। थर्ड केस जो हमारे पास आता है वो इंपॉर्टेंट केस है, उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे पास, तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। जो हमारे पास थर्ड केस बनता है उसमें क्या है, केस नंबर थर्ड, इसमें क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। यहां तक तो अभी कैसे कर रहे थे कि तीनों आपस में इक्वल आ रहे थे, लेकिन अगर ऐसा केस बन जाए कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो कैसी कंडीशन मिलेगी। मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है 6x प्लस यहाँ पे 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी यहाँ पे दे दी हमारे पास 12x प्लस 14y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास दे दी, तो अगर हम इसका रेशियो लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 हमारे पास 6 है, a2 हमारे पास 12 है, इज इक्वल टू 7 अपॉन 14 इज इक्वल टू 8 अपॉन 18। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, ये दो बार 1/2 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/18। इसको काट सकते हो तुम एक बार, तो 2 चुको 8 और 2 नंबर 18। ठीक है, तो ये 4/9 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो इक्वेशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा केस बन रहा है कि यहाँ पे c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है वो कोई भी इक्वेशन का रेशियो, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां पे हमारे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे इस इक्वेशन का तो कुछ इस तरीके से होगा कि वो दोनों आपस में पैरेलल बन रही होगी लाइनें, और पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइट पॉइंट भी। तो कहीं पे भी अगर पैरेलल लाइन आपस में चल रही है तो इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर चलती रहेगी तो फिर भी वो कभी भी
कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वहां पे कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं बन पाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, तो इसके लिए इसको क्या कह देंगे, पैरेलल टू ईच अदर रहेगी ये, पैरेलल, इसे पैरेलल कह देंगे, पैरेलल लाइन ही चलेगी। और पैरेलल के केस में यहाँ पे हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमने क्यों कहा, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, नो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, नो सॉल्यूशन उसका आ जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल रहेगी और पैरेलल में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी आपस में, इस वजह से यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे पास 3 केस थे आज के, जिसमें हमने इसके ग्राफिकल मेथड से हमने इसे केस डिस्कस करे, और ग्राफिकल मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। उसमें हमने सेम यही केस करना है कि इनकी कंडीशन चेक करनी है और उसके बाद हमें इनके ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।